से जन्म लिया है, तो भाई साहब बीजेपी का बहिष्कार कर दो। आप भी करो और में भी कराओ, और किसान बेटा नहीं है अगर जो बीजेपी का समर्थन। सही बात, सही बात। नमस्कार, मैं शीतल पी सिंह, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। देश में किसान आंदोलन कम से कम एक हिस्से में शुरू हो गया है और बाकी देश में भी उसकी धमक आ रही है, लेकिन अभी उस गति से नहीं जैसा कि हरियाणा और पंजाब में है। और इस स्वतः स्फूर्त आप कह सकते हैं, क्योंकि इसमें अभी तक कोई राजनीतिक दल जो विपक्ष के हैं बड़े बड़े, वो कोई सामने नहीं थे। ये अपने आप किसानों के बीच प्रस्फुटित हुआ है और उसमें सीधा उनका आर्थिक हित है जो प्रभावित हो रहा है, जैसा उनको लग रहा है। और इसके सबूत भी मिले जब एक केंद्रीय कैबिनेट की मंत्री और भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत लंबे समय तक, करीब करीब 3 दशकों से सहयोगी दल रहे अकाली दल की प्रतिनिधि हरसिमरत कौर ने इस्तीफा दे दिया, केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। तो प्रधानमंत्री जी का ये कहना कि लोग उनकी बात को या जो उन्होंने फैसला किया है उसके बारे में भ्रम फैला रहे हैं, उसी समय खारिज हो गया जब वो अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों को ही इस राय से सहमत नहीं कर सके, कम से कम उनको जो किसानों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो अगर वो पूरे देश के बारे में ऐसा कहते हैं कि कोई भ्रम फैला रहा है, तो इसमें कोई तर्क में दम नहीं। जब आप अपनी बात को अपने 10-12 लोगों में ही सहमति नहीं उससे अर्जित कर सकते हैं, तो आपको देखना चाहिए कि उसमें कमी क्या है, कहीं उसमें कोई कमी तो नहीं है। खैर, इस पर बात करते हैं। और इस आंदोलन ने, जैसा कि हर आंदोलन में होता है, कोई एक नायक भी पैदा होने लगता है। आंदोलनों के बीच से ही नायक उभरते हैं। तो इस आंदोलन ने भी एक नायक को आप कह सकते हैं कि उसको स्वीकृति देना समाज में शुरू हो गया है। हरियाणा और पंजाब में इस समय उनकी बड़ी मांग है और लोग उनको सुन रहे हैं। जैसे भी कहना चाहते हैं आप उनसे मिलवाते हैं और इस बारे में बताते हैं। फिलहाल आपसे एक अपील कर लें, जैसा कि हम लोग करते रहे हैं आपसे, कि आप सत्यहिंदी.com के इस कार्यक्रम के बाद जो लिंक है उस पर जाइएगा और उसमें हमारा एक सदस्यता का अनुरोध है, उससे शामिल होइए, जिससे सत्यहिंदी.com जो अपना काम आपके लिए, आपके और अपने हित में करना चाहता है, किसी कारपोरेशन या किसी ऐसे निजी हाथों के हित में नहीं, तो उस यज्ञ में अपनी भी आहुति डालिए, अपना समर्थन डालिए और जिससे इसको सफल बनाइए। तो इस आंदोलन में नेता के तौर पर उभर रहे हैं गुरनाम सिंह चडूनी। इनके गांव का नाम है चडूनी, ये कुरुक्षेत्र में पड़ता है। ये बहुत लंबे समय तक किसानों के बहुत सारे मामले उठाते रहे हैं, बहुत सारे इन पर मुकदमे हुए हैं। हल्की फुल्की राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी इनकी रही है। इनकी पत्नी आम आदमी पार्टी से 2014 में जब आम आदमी पार्टी ने देश भर में प्रत्याशी खड़े किए थे, तो कुरुक्षेत्र से लोकसभा चुनाव भी लड़ी थी। बलजिंदर कौर शायद उनका नाम है। तो मतलब ये जो गुरनाम सिंह चडूनी साहब हैं, ये आम आदमी पार्टी अगर अपने पुराने कार्यकर्ताओं को और सहयोगियों को संपर्क में होती तो आज ये उस पार्टी के नेता होने लायक थे। लेकिन एनीवे, आज चडूनी साहब इस आंदोलन के पर्याय बन गए। पंजाब और हरियाणा के गांव-गांव में उनकी सभाएं चल रही हैं। पहले उनसे मिली, एक ऐसी ही सभा में हमने उनको कल शाम पकड़ा, उनका सुनिए पहले। सर छोटू राम के जब सत्ता में आए, कृषि मंत्री थे, उससे पहले भी हम बाहर बेचते थे, जहां मर्जी को बेचे, या कोई लाला जी हमारे घर से आके खरीदे। सर छोटू राम ने मंडियों का ढांचा खड़ा किया था और ये जो पुराना पंजाब था जिसमें आज हरियाणा शामिल है, कानून बनाया कि कोई व्यापारी मंडी के बाहर से नहीं खरीद सकता। क्यों? जब व्यापारी मजबूरीवश मंडी में जाएंगे, 10 व्यापारी इकट्ठे होंगे, आपकी उन्होंने मूंगफली खरीदनी है, आपकी उन्होंने ग्वार खरीदनी है, आपकी उन्होंने कोई फसल खरीदनी है, तो वो बोली देंगे। मंडी में ये कंपटीशन होगा जो उच्चतम रेट लेने का तरीका है, और उसमें 2% टैक्स लगाया गया जिससे आपकी गांवों की सड़कें बनेंगी, 2% टैक्स लगाया गया जिससे मंडियां बड़ी होंगी, और 2%
आड़त रखी गई कमीशन के आप तो मंडी में ले जा सकते हो, ले जाके वहां संभालेगा कौन? उसको आड़ती संभालेगा। आड़ती उन व्यापारियों को बुला के बोली करेगा, मार्केट कमेटी होगी, उसकी जिम्मेवारी होगी। अगर आपकी मूंगफली बेचनी है तो वो भी बोली देंगी, और अगर व्यापारी पूल कर ले किसी मंडी में तो वो सरकारी संस्था खरीदेगी बोली के, एमएसपी पे नहीं, कहीं कहीं बोली व्यापारी संस्था है। तो जो व्यापारी है उनका पूल, उनकी एकता को वो छोड़ सकते हैं। 10 तारीख को इसी महीने की शुरुआत में ये आंदोलन कुरुक्षेत्र में ही एक पीपली जो मंडी है उसकी, वहाँ इसकी एक बड़ी शुरुआत हुई। बहुत जगह से किसान वहाँ इकट्ठा हुए, और ये जो देश में मोदी जी जो कानून लाए हैं किसानों के बारे में, जो अभी संसद में है, संसद द्वारा उसको पारित होना है, जिसके जरिए जो मंडियों की भूमिका है वो ख़त्म हो जाएगी। कारपोरेट सेक्टर और कॉन्ट्रैक्ट पर खेती जिसे कहते हैं वो शुरू हो सकेगी, और एक इसको उद्योग की तरफ ले जा रहे हैं। और सरकार जो अपनी जिम्मेदारियां इस पर पहले निभाती थी, धीरे धीरे उनमें कमी करती हुई नजर आ रही है। ऐसा इसलिए भी लगने लगा था कि जो एफसीआई वगैरह का बजट था वो लगातार कम हुआ है। एफसीआई को पिछली साल लगातार बहुत ही कठिनाई में हो रही है। आप जानते हैं एफसीआई यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ही वो संस्था है जो किसानों से उनके उपज का जो भी सरकार मूल्य तय करती है उस मूल्य पर उनसे अनाज उठाती है। और पंजाब और हरियाणा के किसान जो हरित क्रांति की वजह से बहुत बड़ी तादाद में हमारे यहाँ खाद्यान्न का उत्पादन करते हैं, गेहूं और चावल का खासकर, तो वो ज़्यादातर उसमें से ये एफसीआई द्वारा ख़रीदा जाता है एक दाम पर, और वो दाम हर साल सरकार उसमें कुछ बढ़ाकर या उतने पर ही तय करती है। तो किसानों को एक तरह से कहा जाए कि एक लाभकारी मूल्य मिलता है जिससे बाजार उनका शोषण नहीं कर पाता, वरना बाजार मनमानी दाम अपनी ट्रिक से तय करेगा और किसान मारे जाएंगे, जैसा वो बाकी मामले में होते हैं। अभी हमारे देश में करीब जो 30 लाख टन ऐसा कहा जाता है अनाज पैदा होता है, उसमें से 2-2.5 लाख टन ही इस माध्यम से खरीदा जाता है। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई बहुत बड़ा हिस्सा है उसका, लेकिन उस हिस्से को भी अब सरकार ऐसा नहीं लग रहा है कि पूरा करना चाहती। किसानों को ये पूरी शंका है, और मोदी जी चाहे जो कहे वो इस शंका को दूर करने में अभी तक असफल रहे हैं। दूसरी इसमें शंका यह है कि ये सरकार की जो नीति है या नीयत है उसमें वो कृषि उपज पर भी, कृषि उपज और उपभोक्ता के बीच अपना एक टैक्स सिस्टम लाना चाहती है। जब इस खेती में कारपोरेट सेक्टर आ जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट की खेती आ जाएगी, तो हमारे देश में जो समस्या थी किसान और बाजार के बीच में, वो समस्या थी स्टोरेज की, कि किसान पैदा तो कर लेता है, जब पैदा कर लेता है उस समय काफ़ी बड़ी संख्या उसकी मात्रा होती है, तो उस समय दाम बहुत गिरे हुए होते हैं बाजार के दबाव से। वो इतने नीचे होते हैं कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। कई बार 1 रुपये से भी कम में आलू बिका हुआ होता है, टमाटर वगैरह ऐसे ही होता है, और फिर किसान उसको फेंकता है। तो समस्या ये है कि हम पैदा तो कर लेते हैं लेकिन उसको स्टोरेज करने का हमारे पास एक व्यापक सिस्टम नहीं है, और ये बनाया नहीं जा सका। उसके लिए सभी सरकारें जिम्मेदार हैं। थोड़ा बहुत उन्होंने बनाया है, जो एफसीआई के जरिए गोदाम वोदाम बने हैं वो बने हैं, लेकिन वो बिल्कुल अपर्याप्त है। जितना बड़ा देश है, जितने लोगों को इससे फ़ायदा पहुंचता है, किसानी से जितने लोग निर्भर हैं, और जो हमारे देश में गरीबी को झेलने की जो एक सबसे बड़ी सामर्थ्य है वो किसानी से पैदा होती है। क्योंकि हमारे यहाँ अभी खाने पीने की चीज़ें किसान के स्तर पर उतनी महंगी नहीं है, बाजार के प्रभाव से थोड़ी महंगी हो जाती हैं, और अर्बन सेंटर्स पे वो कई गुना महंगी होकर बिकती हैं, बिचौलिए उसको खाते हैं। तो हर सरकार ये दावे करती है कि वो बिचौलियों को हटाने के लिए ये कर रही है, वो कर रही है, लेकिन असल में सरकार की नीयत कुछ और होती है, जैसा इस मामले में नजर आ रहा है कि जब इसमें कारपोरेट आएगा, जब इसमें कॉन्ट्रैक्ट की खेती आएगी, जब इसमें ऐसे साधन आएंगे कि वो अपने स्टोरेज में इस माल को गोदाम में रखेंगे, सरकार वहाँ पर फिर जीएसटी लेके आएगी, क्योंकि वो एक कंपनी की तरह ट्रीट किए जाएंगे, और वो फिर उत्पाद और उसके बीच एक टैक्स, ये आपका जीएसटी आ जाएगा। और एक औसतन अनुमान है कि लगभग वो लागत जो किसान से उठेगी और गोदाम में जाएगी, और फिर गोदाम से जब बाहर उपभोक्ता के लिए आएगी, जो शहरी उपभोक्ता अभी इस सब को समझ ही नहीं रहे हैं, उनमें से तमाम तो किसानों के ही बेटे होंगे लेकिन उनको पता नहीं है, तो उनके पास ऑटोमेटिकली करीब 20% इसके दाम उस समय बढ़ जाएंगे।
तो शुरू में तो पता नहीं क्या होगा, हो सकता है कुछ उस तरह से हो जैसे जियो का फ्री आपके लिए कनेक्शन आया था, लेकिन फिर धीरे धीरे अब उसमें ग्रोथ होना शुरू हुई है, और जब मोनोपोली हो जाएगी तब आपको पता लगेगा कि उसका क्या हुआ। ऐसा बहुत सारे व्यवसाय में होता है। तो शुरू में कुछ और होगा, लेकिन जैसे ही ये चीज़ कंट्रोल पूरी तरह से हो जाएगा तब क्या होगा इसका हम कल्पना नहीं कर सकते। तब हमें नहीं पता होगा, और उस किसान को भी नहीं पता होगा। किसान की जो समस्या है, जो तकलीफ है, वो ये है कि मान लीजिए वो प्याज पैदा करता है लेकिन आलू पैदा नहीं करता, तो प्याज तो वो अपना 2 रुपए 3 रुपए 5 रुपए पे खेत पे बेचने को, मान लीजिए आज 2 रुपए में बेच रहा है तो ये 3 रुपए में ले लेंगे, कहेंगे तुम्हें 1 रुपए ज्यादा दे रहे हैं। लेकिन जो वो आलू खरीदेगा, जो आलू भी अभी वो 3-4 रुपए 5-6 रुपए में गांव में खरीद लेता है, वो उसके पास नहीं होगा, वो कारपोरेशन से जाएगा तो उसे 40 रुपए में मिलेगा। तो इससे जो ये सही है कि सरकार का टैक्स बढ़ जाएगा, सरकार को एक नया टैक्स का सेक्टर मिल जाएगा, लेकिन जो ओवरऑल जनता है उसको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा खरीदारी के लिए, और किसान को कोई बहुत ज्यादा मिल जाएगा, ये सिर्फ अभी कल्पना है। ऐसा भी हो सकता है किसान को जो आज मिल रहा है उससे भी कम मिले। इस आंदोलन की वजह क्या है, किसानों से भी मैंने सीधे पूछने की कोशिश की। तो 2 लोगों से मेरी बात हुई, एक सुरेश ढाका है, उनको सुनिए, और एक है राजकुमार शेखुपुरिया। ये दोनों सिरसा के किसान हैं, किसानों के घर में से निकले हुए नौजवान भी हैं जो इस आंदोलन में बड़े सक्रिय हैं। तो उनसे भी मैंने बात की, तो उससे आपको अंदाजा होगा कि किसान दरअसल क्या सोच रहे हैं। इस आंदोलन में जो शामिल हैं उनकी अपनी समझ इस मामले में क्या है, तो उनको सुन लीजिए। जून 2020 में आए 3 कृषि अध्यादेशों के खिलाफ किसान सड़कों पे। इसकी मूल वजह क्या है? मूल वजह है कि हरियाणा के अंदर 6.5% मंडी टैक्स लगता है और पंजाब के अंदर 8.5% मंडी टैक्स लगता है। नए अध्यादेशों के मुताबिक सरकार ने इन अध्यादेशों के अंदर ये रखा है भी जो मंडी से बाहर फसल परचेज होगी उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इससे नुकसान क्या होगा? इससे नुकसान ये होगा कि किसान, वो ट्रेडर्स है, उनको वो 6.5% टैक्स बचेगा और पंजाब के अंदर 8.5% टैक्स बचेगा। उन टैक्स बचने के कारण वो मंडी से बाहर परचेज करने पर वो एमएसपी से ऊपर 150 रुपये क्विंटल किसान को एक्स्ट्रा देंगे और 1 या 2 साल के बाद वो अपनी मनमर्जी शुरू कर देंगे। इसकी वजह यह है कि जो मंडी के अंदर जो ये मंडी टैक्स है 6.5% और 8.5%, इसी टैक्स की वजह से मंडियां चलती है। और मंडियों के रख रखाव का जब पैसा नहीं आएगा तो सरकार अपना पल्ला झाड़ देगी, वो बोल देगी कि मंडी के अंदर कोई इनकम नहीं है, इसलिए मंडी को बंद कर देते हैं। और एमएसपी की वजह क्या है? एमएसपी की खरीद के लिए मंडी एक सेंटर है, दूर दराज से किसान आते हैं और उस सेंटर के ऊपर वो अपनी फसल बेचते हैं और वहाँ सरकारी एजेंसियाँ पहुँचती है, तो उन सरकारी एजेंसियों से ही वो एमएसपी के ऊपर खरीद होती है। तो सरकार क्या करेगी, जब टैक्स कलेक्शन उनका नहीं बचेगा, मंडियों का रखरखाव का खर्चा नहीं बचेगा, तो ये बोल देंगे भी मतलब मंडी के अंदर इनकम नहीं है और किसान बाहर फसल बेचने लग गया तो वो सेंटर ध्वस्त हो जाएगा। सेंटर ध्वस्त हो जाएगा तो एमएसपी ध्वस्त हो जाएगा। हम किसान संगठन सरकार द्वारा घोषित ये तीनों अध्यादेशों का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ये अध्यादेश एक किस्म से किसानों को उजाड़ने का ही फरमान है। क्योंकि जो मंडीकरण से किसान को बाहर निकालना, यानी प्राइवेट कंपनियों को मंडी से बाहर जाके खरीद देने की छूट जो है, वो सबसे बड़ी किसान के लिए खतरनाक है। क्योंकि हरियाणा का किसान 2 एकड़ से लेकर 5 एकड़ तक 86% किसान है और 2 एकड़ 3 एकड़ 5 एकड़ के किसान के लिए अपनी निकटतम मंडी सबसे सुरक्षित मंडी होती है। अगर वहीं उसको फसल बेचने के लिए उसको बहुत दिक्कतें उठानी पड़ती हैं, उसको कभी मूल्य नहीं मिलता, कभी उसके फसल में नमी के नाम से उसको निकाल दिया जाता है, कभी उसमें क्वालिटी डाउन के नाम से उसको बाहर निकाल दिया जाता है। और ये मौजूदा अध्यादेश तीनों किसान की इसी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए किसानों को मंडीकरण से बाहर धकेलने का काम करेंगे। और हम ये समझते हैं कि ये तीनों अध्यादेश किसान के लिए सबसे बड़े मारूशरी ये भी होंगे, क्योंकि एक तो प्राइवेट कंपनियां किसान को मनमाने भाव देंगी, क्योंकि इसमें कहीं भी ये नहीं है कि समर्थन मूल्य पे वो कंपनियां खरीदने के लिए बाध्य हैं। दूसरा ये कि अगर कोई विवाद की स्थिति होती है तो किसान इन मामलों को कोर्ट में ले जाने की स्थिति में नहीं होता। 2, 3, 4, 5 एकड़ का किसान वो वैसे भी कोर्ट में नहीं जा सकता और इस कानून में उसको ले जाने की बिल्कुल कंप्लीटली मनाही की हुई है। तो ये बहुत बड़ी एक चुनौती किसान के सामने है। और दूसरा सवाल ये है कि खेती में आज भी हिंदुस्तान में 85% से ज़्यादा लोग खेती के ऊपर सीधे या असीधे रूप से इसके साथ जुड़े हुए हैं। अगर खेती ये कारपोरेट के हाथ में जाएगी तो किसान उजड़ने के साथ साथ वो जो बाकी लोगों का धंधा है वो भी जाएगा। तो 10 तारीख को इसी मुद्दे पर जो कुछ आप सुन रहे हैं,
इस पर पीपली कुरुक्षेत्र में एक मंडी है, वहां पर लाठीचार्ज हुआ किसानों पर, बहुत किसान जुटे थे और वहां से ये आंदोलन फिर इसने आकार लेना शुरू किया। पंजाब के तमाम शहरों में, तमाम मंडियों में लोग धरने पर बैठे हुए हैं। कल उनमें से एक किसान की मृत्यु भी हो गई, उनका चित्र लोगों ने भेजा है, दुखद घटना है, जिन्होंने इसके विरोध में जहर खा लिया था। हम जानते ही हैं कि हमारे देश में पिछले कई वर्षों में जो भी नीतियां, जिनकी भी नीतियां, सब उसमें शामिल हैं, सब उस गुनाह में शामिल हैं। उसने 5 लाख से ज़्यादा किसानों को आत्महत्या पे मजबूर किया है, हमारे अन्नदाता को मरने पे मजबूर किया है। और हम में से किसी का ध्यान, न खबरों का ध्यान उस ओर है। 1-2 पत्रकार हैं जो अनवरत इस पर काम करते हैं, कभी कभी हम जैसे बहुत सारे लोग उसकी रिपोर्ट कर देते हैं, लेकिन एक जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है उसके लिए खबर ही नहीं है। 5 लाख किसानों की आत्महत्या हमारे लिए कोई रेगुलर खबर नहीं है, और कोई सिनेमा अभिनेता की आत्महत्या हमारे लिए महीनों की खबर होती है। तो हमारी खबरों को चलाने वाले, खबरों के मालिक सब ऐसे लोग हैं जो हमारे देश के ही धीरे धीरे मालिक होते जा रहे हैं, बहुत थोड़े से लोग, और बाकी पूरे देश को धीरे धीरे कठिनाइयों में लगातार धकेला जा रहा है। यह आंदोलन उसकी गवाही दे रहा है। अब यह आंदोलन गली गली फैल रहा है, और अभी हाल में जो बेरोजगार नौजवानों ने आंदोलन किया था और जो लोग उसका सोशल मीडिया वगैरह पर नेतृत्व कर रहे थे, मैं देख रहा हूं अब सोशल मीडिया पे वो लोग भी इस किसान आंदोलन के समर्थन में आ रहे हैं। एसपी सिंह साहब जो इसका एक आईएएस रिटायर्ड उत्तर प्रदेश में इस आंदोलन में बेरोजगारों वाले में बहुत सक्रिय हैं, और जो आदिवासी सेना वेना के भी प्रवक्ता हो गए हैं, तो उनसे भी मेरी बात हुई, उनके भी मैं ट्वीट देख रहा हूँ, वो अनवरत अब इस आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं। तो बेरोजगारों में और किसानों में जो बेचैनी है, वो बेचैनी अब एक जगह नत्थी होती नजर आ रही है, बिना किसी राजनीतिक दल के। हालांकि पीछे से अब सब राजनीतिक दल उसका पक्ष लेने लगे हैं, लेकिन वो अपने आप उभर के आ रही है, और इस तरह उसकी सूरत नजर आ रही है जो आप इन दृश्यों में देखेंगे जो आपके सामने। की मांग है, सिर्फ एक ही मांग है कि ये जो 3 अध्यादेश लाए हैं, ये आप किसानों को दबाकर, कुचलाकर वो पारित नहीं कर सकते। और आप देख सकते हो पीपली कुरुक्षेत्र में कि किसान कितना एकजुट है, हरियाणा का किसान कितना एकजुट है। हरियाणा के किसान ने ये संदेश दे दिया कि आप हमें तोड़ नहीं सकते, आप हमें मरोड़ नहीं सकते। तो गुरनाम सिंह चढ़ूनी कल सिरसा में एक गांव में थे। मैं उनका सुबह से पीछा कर रहा था कि उनसे बात हो सके, चाह रहा था कि जूम पे उनसे बात हो जाए, वीडियो बातचीत हो जाए, लेकिन वो संभव नहीं हो पा रहा था। वो लगातार इधर से उधर जा रहे थे और उनके पास वो कनेक्शन भी नहीं था, कोई लैपटॉप वगैरह भी नहीं था, संभव नहीं हो सका। तो फोन पर उनसे फिर बात हुई एक गांव में जहां वो सभा कर रहे थे। सभा करने के बाद किसी दूसरी जगह जाने के लिए उस बीच उनसे थोड़ी सी बातचीत हुई। तो गुरनाम सिंह चढ़ूनी आपके लिए पेश हैं, वो क्या इन चीज़ों को समझते हैं, कैसे समझते हैं, और वो क्या कहते हैं। आने वाले दौर में आप इनको बहुत बड़े आकार में पाएंगे। अभी शुरुआत हुई है, लेकिन अब इनका नाम पंजाब और हरियाणा के गांव-गांव में गूंजने लगा है। और इन्होंने कल मुझे इस इंटरव्यू में बताया कि वो जो जेजेपी के नेता हैं ओम प्रकाश चौटाला जी के पौत्र और अजय चौटाला के पुत्र दुष्यंत, तो दुष्यंत के गांव में भी ये जाके, दुष्यंत जिस असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से एमएलए है इस समय, वहां जाके भी ये किसानों के बीच सभा करके आए हैं। और आप जानते ही हैं कि अकाली दल की मंत्री के हटने के बाद जिस एक पार्टी पर और जिसके नेता पर सबसे ज्यादा इस समय किसानों के आंदोलन का दबाव है, वो दुष्यंत चौटाला है। आप देखिए, वो एक समय ट्रैक्टर पर चढ़कर संसद गए थे किसानों के बारे में अपनी बात कहने के लिए। तो वो चित्र उनका बहुत उस समय पॉपुलर हुआ था, उससे उनके दल को बहुत फायदा भी हुआ, किसानों के बीच एक सहमति मिली। अब वही चित्र उनका पीछा कर रहा है कि अब जब किसान आंदोलन करने खुद सड़क पर है तो वो कहाँ है। तो जेजेपी एक पार्टी है जिसे हमें देखना होगा भविष्य में कि उसका क्या रोल होता है और इस आंदोलन के सामने कैसे टिकती है। सवाल एमएसपी का है कि जो सरकार एक किसानों के लिए उसके उत्पादन का दाम तय करती है और उसमें से खरीदती है, उसमें सरकार का रवैया क्या होगा। चूंकि किसानों को शंका है कि ये एमएसपी को खत्म करने की योजना है, कारपोरेट के हाथ किसान को देने की योजना है, जबकि सरकार ये
दावे कर रही कि नहीं वो एमएसपी खत्म करने नहीं जा रही, वो खरीदारी बंद करने नहीं जा रही, लेकिन सरकार का जो एफसीआई के बारे में पिछला कामकाज रहा है 1-2 साल का, उससे ये भरोसा डिगना एकदम स्वाभाविक है। तो खैर, मैं आपको गुरनाम सिंह चडूनी साहब से मिलवाता हूं कि उन्होंने सत्य हिंदी से बातचीत में क्या कहा, मिलिए उनसे, और इसी के साथ इस कार्यक्रम को समेटेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए गुरनाम सिंह चडूनी को। नमस्कार जी भाई साहब, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। मैं सत्यहिंदी.com से हूँ, शीतल सिंह, यह बताया होगा आपको। तो जी भाई साहब जी। तो क्या स्थिति है सर? अब गांव-गांव में आपकी सभाएं चल रही हैं। आज कितनी सभाएं हुई? अभी आज 5 सभाएं आज हुई हैं जी। और 5 जगह से बहुत अच्छा रिस्पांस है जी। और ये आंदोलन जो है वो बढ़ता जा रहा है जी। और 20 तारीख को जो है वो पूरा हरियाणा में रोड जाम होंगे जी। खुद ब खुद लोग तैयार हो रहे हैं जी। और उसके बाद जो है इसको राष्ट्रीय स्तर पे इस आंदोलन को ले जाया जाएगा। अच्छा, एक चीज लोग पूछ रहे हैं इसमें कि ये आंदोलन पंजाब में और हरियाणा में बहुत सक्रिय है, लेकिन बाकी देश में इसकी सक्रियता नहीं। इसमें थोड़ा सा अंतर ये है कि हरियाणा और पंजाब में गेहूं और धान एमएसपी पे बिकता था जी। बाकी प्रदेशों में एमएसपी बहुत कम मिलता है। उदाहरण के तौर पे बिहार में, उत्तर प्रदेश में इनमें एमएसपी नहीं मिलता। राजस्थान में बहुत कम मिलता है, जैसे चना है वो 25% ही बिका है एमएसपी पे। तो इसलिए वहाँ पे आंदोलन जो है वो कम हुआ, मंडीकरण वहाँ पे कम है जी। और हरियाणा और पंजाब में मंडीकरण जो है सबसे जी जो है अब तो और उसके बाद जो है वो अलग अलग प्रदेशों से हमारे पास बहुत मैसेज आ रहे हैं। आंदोलन तो राजस्थान और उत्तर प्रदेश में ही फैल गया है जी। तो अब जो है 27 तारीख के बाद पूरे देश की टाइम पे एक ही तरह का आंदोलन पूरे देश में होगा। अच्छा, आप लोगों को प्रशासन की ओर से कोई चुनौती इस समय तक आई क्या? भाई साहब, हमें प्रशासन की सारी चुनौतियां मंजूर हैं। अच्छा। अब उन्होंने 10 तारीख को कहा था कि हम पीपली में तो रैली होने नहीं देंगे, किसी हालत नहीं होने देंगे। ठीक। हमने उनको कहा था कि जो बन पड़ता है कर लेना, रैली होगी वहीं होगी। ठीक। उन्होंने चुम्बन बैरियर तो कुरुक्षेत्र जिले में लगाए हुए थे। ठीक। और बाकी प्रदेशों में लगाए सैकड़ों बैरिकेड थे जी। हमने सारे तोड़े। कुरुक्षेत्र में एक भी बैरिकेड नहीं छोड़ा, चुम्बन के चुम्बन तोड़े जी। अम्बाड़े के सारे बैरियर तोड़े, यमुनानगर में एक बैरियर बचा, बाकी सारे तोड़े जी। ठीक है। उन्होंने हमें लठ मारे, उन्होंने हमें बड़ा षड्यंत्र था, हमें मारने का षड्यंत्र था जी। सिविल के कपड़े पहना के पुलिस के वालों को गुंडा बना के खड़ा दिया और मोटे लठ जी। हालांकि इनके पास तो प्लास्टिक के लठ होते हैं, टंगों में मारने का ऑर्डर है, सिरों में मारे मोटे लठ जी। सिर पाड़ दिए, हड्डियां तोड़ दी जी। ठीक है। इनके किसी लठ से हड्डी नहीं टूटती जी। इनके किसी लठ से जख्म नहीं होता जी। मोटे लठ मारे, सिर पाड़ दिए, हड्डियां तोड़ दी जी। और वो शिविर में नजर आ रहे हैं और हरियाणा के गृह मंत्री कह रहे हैं वहां तो लाठीचार्ज नहीं हुआ जी। 4 जगह पे लाठीचार्ज हुआ पीपली में जी। हम इनका हर जुर्म सहेंगे। 307 के मुकदमे उन्होंने दर्ज कर दिए इरादा कत्ल के। हम अपनी मांग मानने जा रहे हैं या किसी का कत्ल करने जा रहे हैं जी। जी। इरादा कत्ल, बताओ हम किसको मारने जा रहे हैं जी। जी। लेकिन हमने एक बार मांग नहीं की कि मुकदमे वापस करिए। हम ये कहते हैं ही रखिए बना के मुकदमे, ये बताइए हम किस दिन गिरफ्तारी के लिए आए, हम आएंगे, आप जेल खोलिए अपनी जी। ठीक है। तो इनका हर चैलेंज कबूल है हमें, जो ये करते हैं सो कर लें, लेकिन आंदोलन नहीं थमेगा। ये जो राजनीतिक दल है, विभिन्न राजनीतिक दल, इनमें से कौन से दल ऐसे हैं जिनको आपकी बात समझ में आई है और कौन से ऐसे हैं जो आपकी मुखालफत कर रहे हैं? देखिए, वैसे तो जो सरकार होती है वो खिलाफ होती है, जो दूसरे अपोजिशन होती है वो सिंपैथी दिखाते हैं जी। हर आंदोलन में ऐसे ही चलता है जी। कि सत्ता पक्ष नाराज होता है, विपक्ष जो है वो सिंपैथी दिखाता है, वो दिखाता है कि हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि आज किसान की जो हालत है उसमें उसके जिम्मेवार सभी राजनीतिक दल है, पक्ष वाले भी और विपक्ष वाले भी। ठीक है ना। तो जब ये सत्ता में होते हैं तब इनकी जुबान और होती है, जब ये विपक्ष में होते हैं तब इनकी जुबान और होती है। जब धनखड़ जी सत्ता में नहीं थे
तब तो वो कपड़े निकाल के प्रदर्शन करते थे बेशरम होके स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करो, और जब सत्ता में आगे फिर क्यों नहीं की? अभी दुष्यंत जब विपक्ष में था, सत्ता में नहीं था, तब कहता था मैं देवीलाल का पोता हूँ, मैं किसान लीडर हूँ। अब कहाँ बढ़ गया वो? अब वो कहता है ये अध्यादेश ठीक है, किसान को मार खेती के डेथ वारंट को वो बोलता है ये अध्यादेश ठीक है, और हरसिमरत कौर ने इस्तीफा दे दिया। ये क्यों नहीं देता? इसने किसानों के वोटों को क्यों बेच दिया बीजेपी के पास? तो हरसिमरत कौर के इस्तीफे पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, हरसिमरत कौर ने इस्तीफा दिया है तो उसका धन्यवाद है, दिया तो बड़ी मुश्किल से दिया, तो तब जब पंजाब के किसानों ने बिल्कुल उसी के खिलाफ बगावत कर दी जी, तब दिया। लेकिन फिर भी हम उसकी शाबाश गाते हैं क्योंकि वो उसी पार्टी का हिस्सा थी। उन्होंने चुनाव इकट्ठा लड़ा था और दुष्यंत ने तो चुनाव अलग लड़ा, दुष्यंत ने तो चुनाव इकट्ठा नहीं लड़ा। इसको तो एंटी बीजेपी वोट दिए थे, जो इसने सारे बीजेपी को बेच दिए, और अब फिर बीजेपी के पाले में खड़ा है, तो इसको तो इस्तीफा देना ही चाहिए ना। जी। और वरना इसकी हालत ये है, मैं इसके एरिया में गया था आज, इसको गाँव में भी घुसने देंगे लोग, ये हालत कर देंगे। अच्छा, आप आज चौटाला साहब के एरिया में गए थे? मैं वहाँ पे उचाला से इलेक्शन लड़ा था ना इसने। अच्छा, दुष्यंत ने उचाला से इलेक्शन लड़ा था, मैं उचाला में आज गया था। उचाला में आज एक पंचायत थी, बहुत अच्छी पंचायत थी, आक्रोशित है लोग, बहुत जबरदस्त आक्रोश है। अच्छा, तो बहुत आपको धन्यवाद। अगले कार्यक्रम आपके क्या है? अगले कार्यक्रम 20 तारीख का जाम है, 25 तारीख का देश बंद का है, और उसके अगला प्रोग्राम जो है वो राष्ट्रीय स्तर का दिया जाएगा। बहुत धन्यवाद आपको समय देने के लिए, आप अपने कार्यक्रम देखें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।